हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार फायरमैन के लिए प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीजों को समझते हैं, जिसमें हमने जीके, जीएस, हिंदी एवं मैथ के प्रश्नों को सिलेक्ट किया है। तो पूरी वीडियो को कंप्लीट देखना है और साथ में आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का भी प्रयास करना है। जिस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं सिमिलरली उसी बेसिस पर आपका होगा, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आज की इस क्लास का पीडीएफ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दिया हूँ, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर आपको सारा पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग इजी में रिवीजन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को, चीजों को समझते हैं। सेशन समाप्त होने के बाद आप लोगों को वीडियो को शेयर कर देना। अगर हेल्पफुल लगता है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। तो पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको एक नंबर में पूछा जा रहा है, एंजाइम होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें एंजाइम के बारे में, तो जनरली इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि एंजाइम होते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, एंजाइम की बात करें तो ये आपका हो जाएगा विटामिन। एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम एक प्रकार का आपका विटामिन होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको याद रखना है एंजाइम के बारे में कि एंजाइम जो होते हैं ये आपका विटामिन होते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर आपको याद रखना चाहिए कि सभी जो विटामिन होते हैं ये आपके एंजाइम, सॉरी यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर जो आपका आंसर होना चाहिए था कि सभी एंजाइम होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? ये आपका प्रोटीन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है कि एंजाइम क्या होते हैं कि आपका प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो यहाँ पर आपको याद रखना है कि सभी एंजाइम जो होते हैं ये आपका प्रोटीन हो सकते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन आपका एंजाइम नहीं हो सकता, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है शहर का प्रथम नागरिक कौन होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए शहर का अगर प्रथम नागरिक की बात करें तो ये आपका नगर का मेयर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास करना है और सेशन समाप्त होने के बाद आपको हो सके तो आपको स्कोर भी बताना है कि आपने कितना इसमें से अटेम्प्ट कर पाया था। नेक्स्ट की बात करें तो निम्नलिखित में से भारत के परिदृश्य में सबसे आखिर में उड़ने वाला धर्म, सॉरी सबसे आखिर में उभरने वाला, यहाँ पर आपका होगा सबसे आखिर में उभरने वाला धर्म कौन सा, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो ये आपका सिख धर्म हो जाएगा, जो कि आखिर में ये आपका उभरने वाला धर्म है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसकी धारण क्षमता अधिक होती है। तो देखिए फ्रेंड, धारण क्षमता करने का मतलब है कि किसकी जो है ये सूचालकता अधिक होती है, इसके बारे में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर धारण क्षमता की बात करें तो ये आपका कॉपर हो जाएगा। इसके अलावा कॉपर अगर नहीं रहता है तो फिर आपका चांदी हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है कितने एंग्लो भारतीय सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं। तो देखिए राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत किया जाता है, ये लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। वही हम लोग राज्यसभा की बात कर ले तो राज्यसभा के बारे में आपको याद रखना कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन है कि लोकसभा में जो राष्ट्रपति के द्वारा सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, इसमें 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा याद रखें कि राज्यसभा जो होता है ये आपका अस्थायी सदस्य होता है, अस्थायी सदन होता है, जबकि लोकसभा क्या होता है ये आपका अस्थायी सदन होता है। राज्यसभा में अगर पूछेगा कि कार्यकाल कितना होता है राज्यसभा का, तो इसके बारे में आपको जनरली पूछा जाता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, क्योंकि यह अस्थायी सदन होता है। अगर ये पूछा जाता है कि राज्यसभा का जो सदस्य होते हैं इसका कार्यकाल कितने दिनों का, कितने वर्ष का होता है, तो ये आपका 6 वर्ष हो जाएंगे। जबकि हम लोग लोकसभा की बात करेंगे, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो ये आपका 5 ईयर्स हो जाएंगे। तो इन दोनों के बारे में यहाँ पर आपको याद रखना है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 2 बिंदुओं के बीच उत्पन्न, यहाँ पर आपको दिया गया है 2 बिंदुओं के बीच के विवाद को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बात करें कि ये मान लेते हैं कि कोई वायर है और यहाँ से यहाँ के बीच अगर हम लोग वोल्ट को जो मापते हैं, मतलब विभवांतर को जो मापते हैं, विभवांतर को मापने के लिए मतलब 2 बिंदुओं के बीच जो विवाद होता है इसको हम लोग किस में मापते हैं, तो इसमें हम लोग वोल्ट मीटर में इसको मापते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। इसके अलावा अगर ये पूछा जाता है कि वोल्ट मीटर को जो जोड़ा जाता है किस रूप में जोड़ा जाता है, तो इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जो भी आपका वायर रहता है, डबल वायर रहता है, एक आपका जैसे कि अर्थ रहता है और दूसरा आपका हॉट रहता है, मतलब दूसरा आपका गर्म रहता है। तो इन दोनों में इसको जोड़ा जाता है। जबकि अमीटर की बात करें तो उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दूसरी चीज़ गैल्वेनोमीटर के बारे में याद रखना है कि गैल्वेनोमीटर का पता किसकी पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो ये धारा की जो दिशा को पता लगाने के लिए किया जाता है, इसमें आपका गैल्वेनोमीटर का किया जाता है। एमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। इतनी चीज़ों को याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है पराग कणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो अध्ययन से रिलेटेड आपका 100% आपका प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो इसमें यहाँ पर आपको याद रखना, और ऑलरेडी मैंने आपको कराया हुआ है, इसलिए आपको प्रैक्टिस सेट आपको मारते रहना है और साथ में आपको टेलीग्राम से जुड़ करके रिवीजन आपको करते रहना है। तो यहाँ पर बात करें कि पराग कणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं पोलियोनोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा।
इसके अलावा फलों के अध्ययन की बात करें तो उसको पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आपका मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एपीकल्चर कहलाता है। तो इसी प्रकार से सिमिलरली आपको पूछा जाता है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकृति देने वाला निकाल है। यहाँ पर आपका होगा निकाय है, तो बताइए कि कौन सा निकाय है भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकृति देने वाला। तो यहाँ पर बात करते हैं आपका राष्ट्रीय विकास परिषद हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, दाल डैश के बहुत अच्छे स्रोत हैं। तो दाल की बात करें तो यहाँ पर देखिए दाल जो होता है ये आपका प्रोटीन का काफी अच्छा स्रोत माने जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जो भी मशरूम का दाल होती है ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत माने जाते हैं। इसके अलावा याद रखना है आपको कि सोयाबीन के बारे में पूछा जाता है। तो सोयाबीन के बारे में याद रखना है कि ये जो है प्रोटीन की अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा जो अहम भूमिकाएं निभाती है, प्रोटीन के लिए उत्तरदायी होती है, ये आपका सोयाबीन ही होता है। सोयाबीन के बाद आपका दाल भी दूसरे नंबर पर आता है। अगर ये पूछा जाता है कि सोयाबीन सबसे ज्यादा कहाँ पर उत्पादित किया जाता है, तो ये मध्य प्रदेश में किया जाता है। अगर हम लोग भारत में बात करें कि भारत में सबसे ज्यादा वन कहाँ पर पाया जाता है, तो ये भी आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो ये आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, नेत्रदान में दाता के आंख के कौन से भाग का उपयोग किया जाता है। तो नेत्रदान में जो प्रयोग किया जाता है, मतलब डोनेट जो किया जाता है नेत्र के भाग को, इसमें किया जाता है आपका कॉर्निया का। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और व्यक्ति के बॉडी का एकमात्र ऐसा अंग है कॉर्निया जो कि कभी भी ये बढ़ती नहीं है। ये बचपन से लेकर के ये जो है वृद्धावस्था तक ये एक समान रहती है, इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी को भी कॉर्निया को डोनेट कर सकती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगर ऐसा पूछा जाता है कि व्यक्ति का कौन सा अंग कभी बढ़ता नहीं है, तो आपका फिर कॉर्निया हो जाएगा। और कॉर्निया के बारे में पूछा जाता है कि शरीर के किस अंग का भाग है, तो ये आपका जो है आंख का भाग है कॉर्निया। तो इन सारे फैक्ट को यहाँ से आपको याद रखना है। एक ही क्वेश्चन में आपका 2-3 क्वेश्चन जो यहाँ पर आपका छिपा हुआ होता है, इसलिए आपको यहाँ पर कवर करते चलना है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला यहाँ पर आपको पूछा, जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तब निम्नलिखित में से किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा यार। तो यहाँ पर आपको सिंपली याद होना चाहिए कि जब भी कभी प्रकाश में परिवर्तन होता है तो इसके जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन आपका नहीं होता है। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि इसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य दक्षिण में तमिल विभाग तक फैला हुआ था, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें करेक्ट आंसर की, तो ये आपका हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य ये दक्षिण के मतलब भूभाग तक ये आपका फैला हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, पत्ते के डैश भाग में अधिक प्रकाश संश्लेषण प्रक्रियाएं होती है। तो पत्ते के किस भाग में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण प्रक्रियाएं होती है, तो ये ऊपरी भाग में होती है, क्योंकि क्लोरोफिल जो पाया जाता है ये ऊपरी परत में ही पाया जाता है। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा ये पूछा जाता है कि पत्ते में किस प्रकार की धातु पाई जाती है, तो आपका मैग्नीशियम धातु पाई जाती है पत्तों में, जिसके कारण से प्रकाश संश्लेषण आपका आसानी तरीका से हो सकता है। इसके अलावा पत्तों में आपको पता होना चाहिए क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण से आसानी से जो प्रकाश संश्लेषण होते हैं। ये भी पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक ये किस कलर में होता है, तो याद रखना कि रेड कलर में जो होता है ये सबसे अधिक जो है ये प्रकाश संश्लेषण होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि फ्लोराइड डैश को हानि पहुंचाता है। तो बताइए फ्लोराइड जो होता है ये किसको अधिकतम हानि पहुंचाता है, तो ये दांत को हानि पहुंचाता है। और यहाँ से आपको याद रखना कि पूछा जाता है कि शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है, तो ये आपका एनामेल होता है। और एनामेल जो होता है ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये दांत में पाया जाता है। दांत को जो जबड़ा होता है इसी को हम लोग एनामेल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि चावल को बार बार धोने से डैश विटामिन नष्ट हो जाता है। तो देखिए चावल में हम लोग बात करें तो चावल में जो विटामिन पाया जाता है इसमें आपका B1 पाया जाता है। और चावल जब धोया जाता है तो इसमें क्या होता है कि विटामिन B1 आपका खत्म हो जाता है। और ये दरोगा में प्रश्न आपका पूछा गया था, बिहार दरोगा के एग्जाम में। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में स्थित मूल बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो भारत में हम लोग बात करें कि मूल बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, तो ये आपका दुधवा नेशनल पार्क हो जाएगा, जो कि बाघ अभ्यारण्य के नाम से मतलब बाघ के लिए आप काफी फेमस होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है अंतरिक्ष सौर डैश के कारण होता है। तो अंतरिक्ष सौर बताइए किसके कारण से होता है, तो ये आपका बिजली गर्जन के कारण से होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ये सौर मतलब ये आपका सौर ऊर्जा नहीं हो गया, ये आपका सौर मतलब हो गया जैसे शोरगुल वगैरह होते हैं, तो ये बिजली गर्जन के कारण से होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते। इसके अलावा जो पूछा जाता है कि अंतरिक्ष में आकाश ये जो है काला क्यों दिखाई पड़ता है। अंतरिक्ष में कोई व्यक्ति जब देखता है तो काला क्यों दिखाई पड़ता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि वायुमंडल नहीं होता है। वहां पर क्या होता है कि वायुमंडल नहीं होता है, जिसके कारण से प्रकाश परावर्तन नहीं होता है, और जब तक प्रकाश एक दूसरे के सतह पर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तब तक वहां पर जो है किसी प्रकार की रोशनी दिखाई नहीं पड़ेगी। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो यहाँ पर आपको पूछा जाता है अंतरिक्ष में कोई व्यक्ति एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर सकता है, तो वहां पर यही कारण है क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं होता है और ध्वनि को गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जिसके कारण से वहां पर क्या होता है कि जब वायुमंडल नहीं होते तो किसी प्रकार के वहां पर कण नहीं होते, और कण नहीं होते तो कोई व्यक्ति अगर आपस में बात करता है तो वो एक दूसरे पर रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है, और रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता तो एक दूसरे तक पहुंच भी नहीं पाता है। तो इस प्रकार से बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, और वहां पर वायुमंडल नहीं होने का ये मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है रासायनिक धातु जस्ता का संकेत क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए जस्ता का संकेत क्या होता है, ये आपका Zn होता है। यहाँ से आपको याद रखना कि पूछा जाता है उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण कौन सा है, ये प्रश्न आपका जनरली आपको पूछा जाता है। तो याद रखना कि उभयधर्मी के बारे में अगर पूछेगा तो ये आपका यहाँ पर ZnO हो जाएगा। इसके अलावा Al2O3 जो होता है ये भी आपको उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण होता है, इसके बारे में आपको पूछा जाता है। उभयधर्मी करने का मतलब कि धातु के गुण को भी प्रदर्शित करेगा और ये अधातु के गुण को भी प्रदर्शित करेगा, या तो दोनों में से किसी के गुण को प्रदर्शित नहीं करेगा, इसको हम लोग उभयधर्मी के नाम से जानते हैं। तो ये फिर आपका न्यूट्रल हो जाएगा, अगर दोनों के ना तो ये धातु के गुण को प्रदर्शित करता है और ना ही तो ये अधातु को करता है तो आपका फिर न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन उभयधर्मी में क्या होता है कि धातु को गुण को भी प्रदर्शित करता है और अधातु के गुण को भी प्रदर्शित करता है, एक प्रकार से ये आपका एब्सेक्शन होता है। तो उभयधर्मी के बारे में याद रखना है कि ZnO होता है और Al2O3 जो होता है ये आपका उभयधर्मी का दो ही उदाहरण। इसके अलावा भी आपका होता है PbO3 भी होता है, लेकिन जनरली जो आपको पूछा जाता है इन्हीं दोनों के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखिए पूछा आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आप याद रख सकते हो जैसे कि तड़ित चालक जो बनाया गया था ये आपका Zn का ही बनाया गया था, मीन्स कॉपर का ही जस्ता का ही आपका बनाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और जो आपको जो तड़ित चालक का जो निर्माण किया गया था ये आपका जेम्स बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। ये भी आपको जनरली पूछा जाता है कि तड़ित चालक का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो ये जेम्स बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। इतने चीजों को यहाँ से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है गन्ने में पाई जाने वाली लाल बीमारी किसके कारण होती है। तो देखिए फ्रेंड्स बात करें कि गन्ने में जो पाई जाने वाली लाल बीमारी होती है ये किसके कारण से होती है, मतलब गन्ने जब सड़ जाती है तो इसमें किस प्रकार की बीमारी होती है, कवक के कारण से होती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि थर्मस बोतल के गिलास पर लेपित रजत ऊर्जा को कम करता है जिसे स्थानांतरित किया जाता है। तो ये देखिए जो भी थर्मस फ्लास्क बोतल होते हैं इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है, किसी भी टेम्परेचर को वो क्या करता है कांस्टेंट करके रखता है। तो सिमिलरली उसी प्रकार से यहाँ पर आपका होता है कि जो थर्मस बोतल होता है इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जिस प्रकार से आप किसी भी द्रव को उसमें भरोगे उसी प्रकार से वो रहता है। तो यहाँ पर बात करें कि ये जो ऊर्जा है उस पर जैसे पड़ती है, जैसे कि ठंडा पानी हम लोग उसमें रख देते हैं तो उसको अगर सूर्य प्रकाश में भी रख देते हैं तो वो क्या होता है हीट नहीं होता है। तो वो हीट नहीं होता है तो ऊर्जा को जो कम करता है ये किसके द्वारा कम किया जाता है, ये चीजें आपको यहाँ पर पूछी जा रही है। तो ये जो किया जाता है ये संवहन के द्वारा किया जाता है। संवहन के कारण से वो क्या होता है एक दूसरे पर रिफ्लेक्ट करके वो हट जाता है, ना कि वो अंदर तक प्रवेश कर पाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा पूछा जा रहा है डैश धागे में आग पकड़ने की बहुत कम क्षमता होती है। तो आग पकड़ने की जो बहुत कम क्षमताएं होती है ये आपका कपास में होती है, जिससे कि सूती वस्त्र का भी निर्माण किया जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि सूती वस्त्र का जो जन्मभूमि माना जाता है ये किसको माना जाता है, ये आपके भारत को माना जाता है। और सूती वस्त्र में क्या होता है कि आग ये काफी जो है कम पकड़ते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जहां भी पकड़ते हैं वहां पर वो जल करके राख हो जाता है। तो फाइनली आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको पूछा रहा है भारत का सबसे सूखा ये भूभाग कौन सा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो भारत में अगर बात करें तो ये आपका थार रेगिस्तान कहाँ पर है, तो ये भी आपका राजस्थान में है। लेकिन राजस्थान की बात करें तो ये आपका पश्चिम राजस्थान हो जाएगा, जो कि सबसे ज्यादा ये सूखा भूभाग है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखिएगा पूछा रहा है मुंबई हाई ये किससे संबंधित है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो देखिए मुंबई जो है ये आपके तेल के उत्पादन के लिए ये संबंधित है, मीन्स आपका पेट्रोलियम हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है भारत में दार्शनिक मुद्रा
दाशमिक का मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये किया गया था 1958 में। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए जो भी आपका बुक आया हुआ है उससे इसमें इसलिए यहाँ पर टाइप करना पड़ता है क्योंकि उसमें क्या होता है कि देखिए जो प्रश्न रहता है उसमें आपका मिक्स करके दिया हुआ रहता है। कुछ आपका इंग्लिश रहता है, कुछ आपका हिंदी रहता है, कुछ मैथ रहता है। फिर मैथ वहाँ पर आपको समझाना अच्छे तरीके से ये जो है ये पॉसिबल नहीं हो पाता, जिसके कारण से यहाँ पर मैंने जो है इसमें टेक्स्ट कर दिया हूँ ताकि आपको विजिबल दिखे और आपका मैथ का जो भी आपका प्रश्न है वो साइड से आपका चल रहा है। जितना भी आपका हाई लेवल का मैथ आपको पूछा जाता है उन सभी को वहाँ पर कवर किया गया है। तो आप लोग प्ले लिस्ट जरूर एक बार विजिट करें और वहाँ से आप लोग जो है जरूर पढ़े एक बार। ठीक है, तो नेक्स्ट की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में दाशमिक मुद्रा प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी, तो ये आपका 1958 से की गई थी। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही आपको याद रखना कि जो भी आपका पूछने का लेवल है उसके बेसिस पर अभी जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करते रहना है। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु का विनिमय मूल्य नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो इसमें बताइए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपको एक करेक्ट हो जाएगा, जल का विनिमय मूल्य नहीं होता है। लेकिन हम लोग उपयोग की दृष्टि से बात करें तो यह काफी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन विनिमय के लिए बात करें तो इसका कोई मूल्य नहीं होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपको एक करेक्ट हो जाएगा। ये सब प्रश्न आपको देखते ही अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको पूछा जा भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो भारत में हम लोग बात करेंगे भारत का कुल कितना भौगोलिक वन है जो कि भारत में पाया जाता है। तो एक्यूरेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका 23.07% हो जाएगा जो कि भारत में आपका वन भूमि पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको मारना है ऑप्शन बी, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे ज्यादा जो वन पाए जाते हैं ये आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, एमपी में पाए जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि भारत में जो सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं कहाँ पर, तो ये मध्य प्रदेश में आपका पाया जाता है। ये पूछा हुआ प्रश्न है इसलिए यहाँ पर आपको याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको पूछा आ रहा है दूसरी योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजनाएं हुई थी इसमें किसको प्राथमिकता दी गई थी, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो इसमें भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखिएगा पूछा आ रहा है राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने के लिए अधिकार किसको है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय को जो है याचिका निर्णय करने का अधिकार होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संघ सूची में कितनी मदें हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो संघ सूची में टोटल आपका जो है 99 मदें हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है। तो संसद के 2 सत्रों के बीच जो अधिकतम अंतराल दिया जा सकता है ये इसमें आपका जो अधिकतम 6 आपका दिया जा सकता है। इससे कम भी हो सकता है लेकिन अधिकतम आपका 6 होना चाहिए, इससे ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है संविधान में मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए थे। तो संविधान में जो मूल कर्तव्य शामिल किया गया था ये 42वां आपका संविधान संशोधन जब हुआ था तो इसमें मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। और हम लोग ये बात करें कि जो 42वां संविधान संशोधन में कितने मूल कर्तव्य थे, तो ये 11 मूल कर्तव्य थे। और यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि संविधान में मूल कर्तव्य को सब कब शामिल किया गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो ये आपका किया गया था 1976 में, 1976 में किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखना है, ये जो पूछा जा रहा है प्रत्येक क्रिया के, यहाँ पर आपको दिया गया है प्रत्येक क्रिया की उसके तुल्य और एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का जो है कौन सा नियम को फॉलो करती है, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको याद रखना है कि प्रत्येक क्रिया के बीच अन्य प्रतिक्रिया होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लोग बंदूक से गोली मारते हैं तो गोली जितना आगे से तेजी से जो आगे की ओर निकलता है उतना ही तेजी से गन पीछे की ओर झटका मारता है। तो ये न्यूटन का तृतीय गति नियम को फॉलो करता है। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा कि तृतीय गति नियम को फॉलो करता है। न्यूटन का जो प्रथम गति नियम था यह जड़त्व की परिभाषा को दर्शाता है कि कोई भी वस्तु अपनी विरामावस्था तब तक बनाए रखती है जब तक कि उस पर बाह्य बल कार्य ना करे। या तो फिर आप ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हो कि कोई भी वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में रहना चाहती है। तो इसका जो दूसरा नियम था यह संवेग के नियम को प्रदर्शित करता है। जैसे कि किसी भी वस्तु पर जो बल लगाया जाता है, जैसे कि P बराबर आपका mv होता है, तो आप ऐसे जनरली भी बोल सकते हो कि किसी भी द्रव्यमान वाली वस्तु में जो भी लगाया जाता है तो इन दोनों के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, संवेग। और यही जो है न्यूटन का द्वितीय गति नियम को फॉलो करता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि वायुमंडलीय दबाव को डैश द्वारा नापा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें कि वायुमंडलीय दबाव को जो नापा जाता है किसके द्वारा मापा जाता है, इसको बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ा। अगला यहाँ पर आपको देखिए पूछा आ रहा है कि यदि कोई वस्तु किसी के सतह पर फिसलती हो तो उसके बीच गति का
प्रतिरोध करने वाला बल डैश कहलाता है। तो जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग आगे की ओर जैसे चलने के लिए जैसे हम लोग आकर्षक होते हैं, आगे हम लोग जैसे चलते हैं तो हमारे पैर के द्वारा जो बल लगाया जाता है ये अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जाता है। जैसे हम लोग आगे चलते हैं, कहीं फिसलन वाली जमीन पर अगर फिसलते हैं तो हम लोग क्या होता है कि आगे की ओर गिर जाते हैं और पैर पीछे आ जाता है। तो मीन्स कहने का ये है कि जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो पैर के द्वारा जो बल लगाया जाता है ये अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जाता है, हम लोग के चलने की दिशा के अपोजिट लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो आपको पूछा जा रहा है, यदि कोई वस्तु किसी की सतह पर फिसलती है तो उसके बीच का प्रतिरोध करने वाला बल कौन सा होता है, तो ये आपका घर्षण बल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से विस्थापन के बारे में कौन सी बात गलत है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो बुक में आपका आंसर दिया हुआ है ये आपका गलत दिया हुआ हो सकता है। आप लोग अगर बुक पढ़ते होंगे तो ये आपको वहाँ पर मिलेगा जिसमें कि ऑप्शन ये आपको दिया रहेगा डी, कि यह हमेशा धनात्मक होता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये हमेशा आपका धनात्मक ही होगा। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन करने का मतलब है कि मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है और यहाँ से मान लेते हैं कि ये कोई वस्तु है, इसको अगर हम लोग इधर अगर फेंकना चाह रहे हैं और ये मान लेते हैं कि अगर ये पीछे आ जाता है, तो चूंकि हम लोग फेंकना आगे की ओर जा रहे हैं और ये अगर पीछे आ जाता है तो इसका मतलब है कि इसमें ऋणात्मक कार्य हो गया। ऋणात्मक कार्य हो सकता है लेकिन इसमें डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये हमेशा आपका मतलब क्या होगा, ये ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। तो ये आपका पीछे की ओर भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन ये पीछे की ओर आ सकता है। लेकिन इसमें क्या होगा, किसी न किसी प्रकार का आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, विस्थापन होगा। और जब विस्थापन होगा तो यहाँ पर आपको बताना है कि विस्थापन के बारे में कौन सा गलत है। तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट होना चाहिए कि यह धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। तो ये शून्य हो ही नहीं सकता है। जब भी कभी क्या होगा कि किसी भी वस्तु को अगर हम लोग फेंकते हैं दूसरे स्थान पर, तो दूसरे स्थान पर फेंकेंगे जब तक इसमें आपका डिस्टेंस नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तब तक फिर आप विस्थापन उसको कैसे बोल सकते हो। इसलिए यहाँ पर आपको ऑप्शन यहाँ पर आपको एक करेक्ट होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन यहाँ पर आपका जो बी दिया हुआ बुक में ये आपका यहाँ पर गलत दिया हुआ है, जबकि ये आपका जो है ये भी आपका हो सकता है, ठीक है, और ये आपका नहीं हो सकता। इसलिए ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि मायोपिया आंख का दोष है, सॉरी आंख का दोष है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आंख का क्या है तो दोष है, जिसे डैश भी कहा जाता है। तो मायोपिया को अन्य किस नाम से जानी जाती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसको हम लोग निकट दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि घर की आय का हिसाब माँ रखती है, आय का विलोम शब्द क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका हिंदी का सवाल है और हिंदी से मैंने आपको बताया हुआ है कि आपका लगभग 10-12 प्रश्न आपका हिंदी के भी पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको माइंड को कंसंट्रेट करके आपको हिंदी पर भी प्रैक्टिस करते रहना है। तो यहाँ पर बात करें कि घर की आय का हिसाब माँ रखती है, आय का विलोम शब्द क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आय की विलोम शब्द की बात करते हैं आपका हो जाएगा व्यय, आय का उल्टा क्या हो जाएगा आपका व्यय। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आप देखिएगा पूछा जा रहा है 38 नंबर में, दिए गए वाक्य में से सही वाक्य बताएं। तो बताइए इसमें से आपका यहाँ पर सही वाक्य क्या हो जाएगा। तो सही वाक्य की बात करते हैं हरि सज्जन व्यक्ति है, ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए कोई मूल मंत्र नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि इनमें से जल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। तो बताइए इनमें से आपका जल का समानार्थी शब्द कौन सा आपका नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करें तो देखिए नीर, इसके अलावा अंबु की बात करें तो ये भी आपका क्या है, जल का समानार्थी शब्द होते हैं। इसके अलावा पानी भी आपका क्या है, जल का समानार्थी शब्द है। लेकिन नल क्या है, नल बोलिए जल का समानार्थी शब्द हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि नल एक प्रकार का आपका वस्तु है जो कि लगा हुआ रहता है जिससे हम लोग पानी लेते हैं। तो ये आपका नल नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा आपका समानार्थी शब्द नहीं है, तो ये आपका नल हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि लीचू किस भाषा का शब्द है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लीचू की बात करें तो लीचू जो शब्द है ये आपका चीनी भाषा का एक शब्द है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, ये आपका प्रश्न है जो कि आपका प्रीवियस ईयर में भी पूछा हुआ था इस प्रकार के प्रश्न, इसलिए आपको यहाँ प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पर बात करें साइन में यहाँ पर आपको दिया गया और ये आपको प्रैक्टिस सेट में गैसेज किए गए हैं जो भी आपका नोट्स आए हुए हैं, तो इसमें आपको यहाँ पर दिया गया। तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको देखिए साइन का मान लिखना है, तो साइन का मान यहाँ पर आपका हाफ हो जाएगा। और कॉस की बात करें तो बताइए कॉस 30 का मान आपका क्या हो जाएगा। तो साइन का मान हाफ हो जाएगा। वही कॉस 30 की बात करें तो आपका √3 यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर प्लस करना है। कॉस 60 की बात करें तो कॉस 60 का बताइए आपका मान क्या हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर हाफ हो जाएगा। और साइन 30 की बात करें तो साइन 30 का आपका कितना हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हाफ हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जाएगा, रूट आपका 3 यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा और +1 यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे ये आपका 4 हो जाएगा। √3 + 1 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिया हुआ नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर आप डी मार सकते हो, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपको पूछा रहा है 42 नंबर में,
एक कोण जो 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम हो, इसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि कोई भी एंगल मान लेते हैं कि आपके यहाँ पर 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री से जैसे ही कोई कोण अगर कम होता है, इसको हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। जैसे इसको आप ले सकते हो, इसको आप 30 भी मान सकते हो, क्योंकि ये मैंने नापा हुआ नहीं है, तो इसको आप 30 भी मान सकते हो, 45 कुछ भी मान सकते हो। तो 90 डिग्री से जैसे कम होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? फिर ये आपका हो जाएगा न्यून कोण, और 90 डिग्री से जैसे अधिक होता है तो ये आपका हो जाएगा फिर अधिक कोण हो जाएगा। तो यहाँ पर बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक कोण 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग न्यून कोण बोलेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा आ रहा है, एक त्रिभुज की भुजाएं यहाँ पर आपको दिया हुआ 1/3, 1/4, 1/5 के अनुपात में, उसका परिमाप यहाँ पर आपको दिया हुआ है 94 सेंटीमीटर है। तो बताएं कि सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर आपको रेशियो के फॉर्मेट में अगर यहाँ पर आपको दिया हुआ रहता है फ्रैक्शन, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? रेशियो लिखते हैं। तो रेशियो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। तो 3, 4, 5 का बताइए एलसीएम आपका कितना हो जाएगा? तो ये आपका 5 को गुना करते रहना तब तक जब तक कि डिवाइड नहीं हो जाता है। तो इसका मान लेते हैं कि कितना आपका आ जाएगा एलसीएम। तो इसको हम लोग चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा आपका? तो 5 10 हो जाएगा, उसके बाद फिर 15, उसके बाद फिर आपका 20 हो जाएगा, ठीक है, 25, उसके बाद 30 हो जाएगा, उसके बाद 35 आपका हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं इसका 60 आपका एलसीएम होना चाहिए, ठीक है। कितना हो जाएगा इसका एलसीएम आपका? ये आपका 60 हो। तो इसका जब एलसीएम आपका 60 हो जाएगा तो आपको यहाँ पर ये करना है कि जैसे कि 1 आपका यहाँ पर 3 दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर आपको 1/4 है, उसके बाद यहाँ पर आपको 1/5 है। तो एलसीएम से आपको सभी में क्या करना है? गुना कर देना है, ठीक है। क्योंकि जो फ्रैक्शन में आपका रेशियो नहीं होना चाहिए। 60 को अगर हम लोग यहाँ पर गुना करते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 16 3 48, यानी कि आपका यहाँ पर हो जाएगा 20 3 60, यहाँ पर आपका 20 हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको फिर क्या करना है? 60 से यहाँ पर आपको गुना करना है। तो ये आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 4 से अगर इसको हम लोग काटते हैं तो ये आपका कितना बार में कट जाएगा? तो ये आपका 15 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये 15 हो गया। उसके बाद अलावा यहाँ पर आपको फिर 60 से गुना करना है। इसको अगर हम लोग यहाँ पर काटते हैं तो ये आपका कितना बार में कट जाएगा? तो 12 25 60, यहाँ पर आपका 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको परिमाप कितना दिया हुआ है? ये आपको 94 दिया हुआ है। तो किसी भी त्रिभुज का परिमाप 94 दिया हुआ है, और त्रिभुज का जो परिमाप होता है ये क्या होता है आपका? तो ये क्या होता है कि सभी भुजाओं को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ये आपका परिमाप निकल जाता है। आया तो फिर अगर साइड आपका बराबर दिया हुआ रहता है तो जितना भी आपका भुजा दिया हुआ रहता है उससे हम लोग गुना कर देते हैं। जितना भी भुजा दिया हुआ रहता है और उसका मान अगर आपको समान दिया हुआ रहता है तो उतना हम लोग जितना भी भुजा की संख्याएं होती है उससे गुना कर देते हैं तो आपका निकल जाता है। तो यहाँ पर बात कर दीजिए आपका कितना हो जाएगा? तो इसको हम लोग ऐड करते हैं, यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? 4 1 5 हो जाएगा, मतलब आपका 57 हो जाएगा। उसके बाद अलावा यहाँ पर आपको पूछा क्या जा रहा है कि सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या है? तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई आपका 12 हो जाएगा। इसको आप लोग गुना कर लेंगे, इसका दशमलव में आंसर दिया हुआ है, जो भी आना होगा इसका आ जाएगा। तो इसको आप लोग खुद से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला यहाँ पर आपको देखिए पूछा आ रहा है कि निम्नलिखित में से किसको मार्स गैस भी कहा जाता है? तो मार्स गैस की बात करें तो ये मीथेन को कहा जाता है, आपका CH4 को कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका मीथेन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था ये कौन था? ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो ये आपका मेगास्थनीज हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है? तो रासायनिक ऊर्जा अगर विद्युत ऊर्जा में बदलना रहेगा तो ये बैटरी के द्वारा हो सकता है, क्योंकि बैटरी में क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जाएं होती है और जैसे हम लोग उसको यूज करते हैं जिसमें क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका यहाँ पर बैटरी हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब बैटरी को चार्ज किया जाता है, क्योंकि जो सेकेंडरी बैटरी आपका होता है, एक प्राइमरी बैटरी होता है जिसको हम लोग एक बार यूज करते हैं, पुनः उसको चार्ज नहीं किया जा सकता है, उसको हम लोग फेंक देते हैं। दूसरा आपका सेकेंडरी होता है जिसको हम लोग पुनः चार्ज कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि इसको चार्ज करते हैं तो इसमें क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाती है, और वहीं जब उसको पुनः यूज करता है तो क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा आपका विद्युत ऊर्जा के रूप में ये परिवर्तित हो जाता है। तो ये बैटरी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो चीजें पूछी जाती है कि बैटरिक अम्ल क्या होता है, मतलब बैटरी में किस प्रकार के अम्ल को भरा जाता है, तो इसमें H2SO4 आपका भरा जाता है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है एक निबल कितने बीट के बराबर होता है? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो एक निबल कितने बीट के बराबर होता है? तो ये 4 बीट के बराबर होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपको पूछा जा रहा है एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है। तो देखिए नक्षत्र का रंग किस पर निर्भर कर सकता है? तो ये आपका हो जाएगा पृष्ठ तनाव पर निर्भर करता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए जो चीज़ें आपको यहाँ पर ये समझना चाहिए कि मान लेते कि कोई भी अगर वस्तु है तो इसका कलर किस पर निर्भर करता है, ये पृष्ठ तनाव पर निर्भर करता है। पृष्ठ तनाव करने का मतलब इसका जो बाहरी जो आवरण होता है इस पर डिपेंड करता है। कोई भी वस्तु को अगर हम लोग खुले स्थान पर अगर सूर्य प्रकाश में रख देते हैं तो ये दिन प्रतिदिन क्या होता है कि इसका कलर उड़ जाती है। तो कलर इसका खत्म होने का कारण क्या है, पृष्ठ तनाव के कारण से। पृष्ठ तनाव में क्या होता है कि जब धूप लगता है तो इसका जो पृष्ठ होता है इसका कलर ऑटोमेटिकली उड़ जाता है। तो ये डिपेंड किस पर करता है, तो ये पृष्ठ पर ही डिपेंड करता है कि किस प्रकार का उसका पृष्ठ है। तो यहाँ पर जो चीजें पूछा रही, एक नक्षत्र का रंग किस पर निर्भर करता है, तो ये पृष्ठ तनाव पर निर्भर करता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपको देखिए पूछा 49 नंबर में कि इस पदार्थ को मिलाने पर कांच का रंग नीला हो जाता है। VVI क्वेश्चन ये बार बार रिपीट किया जाता है। तो यहाँ पर बात करें कि एक कांच का रंग जो है किस पर डिपेंड करता है, सॉरी किस पर, एक पदार्थ को जो है किस प्रकार के पदार्थ को मिलाने पर कांच का रंग जो है आपका नीला हो जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो बताइए इसके लिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें आपका यहाँ पर कोबाल्ट ऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, ये आपका मैथ से प्रश्न आपका दिया हुआ है। यहाँ पर आपको दिया गया A/B बराबर आपको यहाँ पर कितना दिया हुआ है 3 यहाँ पर आपको 5 दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कितना दिया हुआ है B यहाँ पर आपको C बराबर कितना दिया हुआ है 4 यहाँ पर आपको जो है 7 दिया हुआ। आपको निकालना क्या है, AC का निकालना है ना। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको गुना कर देना। 4×3 कितना हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा और ये 7×5 कितना हो जाएगा 35। तो आप इसको कट भी सकते हो, ये कटेगा नहीं, ठीक है। तो 12 आपका 35 हो जाएगा। ऑप्शन देखिए किस में दिया हुआ, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको माने कि इसको अगर एलसीएम लेके बनाना चाहते हो आप तो इसको ऐसे भी बना सकते हो। जैसे कि मान लेते कि बी यहाँ पर भी आपको दिया गया है और बी आपको यहाँ पर भी दिया गया है। तो बीच का जब आपको दो जगह दिया गया है तो इन दोनों का मान जो दोनों जगह समान होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको कितना दिया गया है, तो यहाँ पर आपको 4 दिया गया है और यहाँ पर आपको 5 दिया गया है। तो इन दोनों को समान करना, इन दोनों को पहले आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेंगे, समान बनाने के लिए आपको एलसीएम लेना है। तो 5 चौक कितना हो जाएगा 20। अब 20 बनाने के लिए इसमें आपको 4 से गुना करना है, तो 4 से आपको इसमें भी करना है और इसमें आपको क्या करना है 5 से गुना करना है, तो इसमें आपको 5 से गुना करना है। 5 से इसमें गुना होगा, चूंकि रेशियो का रूल है, अगर एक राशि से गुना करते हैं और उसके साथ जितना भी राशि कनेक्ट रहता है उन सभी में वो गुना हो जाता है। तो यहाँ पर बात करें 5 चौक 20 और यहाँ पर देखिए 4×5 20, ये दोनों देखिए बी का मान आपस में समान हो गया ना। अब इसको 5 से गुना करना है, इसको भी 5 से, तो ये देखिए आपका कितना हो जाएगा 4×3 यहाँ पर आपका 12 हो जाएगा। और यहाँ पर सी का निकालना है, तो सी का वैल्यू यहाँ पर दिया वो 7×5 कितना हो जाएगा 35। तो 12×35 हो गया, तो वही आंसर आएगा। आप किसी तरह से भी बना सकते हो। अगर ऐसा मान लेते कि अगर बहुत ज्यादा मान दिया हुआ रहता है तो आपको क्या करना है, जैसे ए का निकालना है तो साइड वाला गुना करना है और सी का निकालना है तो इसमें गुना करना है। हालांकि इस प्रकार का और आपका प्रश्न आता है तो इस सभी को मैं डिस्कस करते रहूंगा और आपको इवनिंग तक जो है आपका मैथ का स्पेशल आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो भी आपके नोट्स में प्रश्न दिए गए हैं, जो भी आपका हाईलाइटेड प्रश्न आपका दिए गए हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए आपको, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा जाता है 10th के बेसिस पर ही पूछा जाता है, काफी नॉर्मली पूछा जाता है और कंफ्यूजन होता है। इसलिए आपको प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन को देख करके जाना है। इवनिंग तक आपका मैथ के प्रश्न को जो अपलोड कर दिया जाएगा, जिसमें कि मैथ की बात करते हैं आपका 10 से 12 पूछा जाता है। इसलिए आपको मैथ को भी प्रैक्टिस करके जाना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार विजिट किया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन पहुंचेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, ब्लेस यू ऑल।